नमस्कार दोस्तों, जीवन पथिक के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, ये तो आप जानते ही होंगे कि हमारे साथ जो हमारे विद्वान मित्र जुड़ते हैं, डॉक्टर गौतम चटर्जी जो जुड़ते हैं वाराणसी से, उनके सामने अगर कोई एक छोटी सी बात भी रखी जाए तो वो उसके पीछे एक बहुत ही गहरा भेद बताते हैं, बहुत गहरी ज्ञान की बात बताते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपसे कहूँ कि एक पॉइंट यानी एक बिंदु ले लें, तो आप कहेंगे कि बिंदु, हाँ कोई बात नहीं, बिंदु तो सिर्फ बिंदु है। फिर अगर हम ज्योमेट्री के हिसाब से बताएंगे तो फिर आप उसको पूरा बताएंगे कि कैसे इससे लाइन बनती है, कैसे इससे एंगल बनता है, आदि आदि। लेकिन क्या आप ये सोच सकते हैं कि बिंदु का आशय कुछ अलग भी हो सकता है, बिल्कुल नया अर्थ। तो आपके मन में भी एक जिज्ञासा जरूर जागी होगी। तो आइए ना, क्यों नहीं अपने वही चिर परिचित विद्वान मित्र से मिले और पूछे कि बिंदु का और अर्थ क्या हो सकता है। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर गौतम चटर्जी का, जो हमसे जुड़ रहे हैं वाराणसी से। गौतम जी, संघ में आपका स्वागत है। आपका भी अभिनंदन और आपको वंदन। नमस्ते मेनका जी, कैसी हैं आप? हम अच्छे हैं और हमें मालूम है निश्चित तौर से आप से भी अच्छे होंगे, आनंदित होंगे, मुक्त होंगे, प्रसन्न होंगे, सुंदर है बिल्कुल। ना, सुंदर सा चेहरा, एक अच्छी प्यारी सी मुस्कान के साथ। गौतम जी, आपने सुन ही लिया होगा कि एक बड़ी छोटी सी चीज है बिंदु, पॉइंट ना। अगर हम उसको ज्योमेट्री के हिसाब से देखते हैं तो ज्योमेट्री के हिसाब से डिफाइन करते हैं, और नहीं तो बिंदु तो हमारे लिए बिंदु है। उसको हम जब कोई ड्राइंग बनाते हैं तो सजाने के लिए भी यूज करते हैं, और उससे बिंदु को थोड़ा सा बड़े कर दिया जाए तो बिंदी हो जाती है जो हम लगाते हैं। लेकिन आपका हमने एक आलेख पढ़ा, एक लेख पढ़ा जिसमें आपने बिंदु को समझाया। तो मेरे मन में एक जिज्ञासा जागी कि क्यों ना हम अपने दर्शक मित्रों को भी ये बात बताएं। तो बस आप शुरू करिए, बताइए कि बिंदु क्या हो सकता है, पॉइंट क्या हो सकता है। बिंदु आपके पास जाके बिंदी भी हो जाती है, और बिंदु और रेखा हमारी हिंदी सिनेमा में दो एक्ट्रेस भी हुई हैं, जी तो हाँ। नाम भी होता है। हम्म। लेकिन जब सबसे पहले किसी बच्चे को बिंदु के बारे में पढ़ाया जाता है तो वो किसी खास सब्जेक्ट का एक टेक्निकल टर्म भी बताया जाता है। उसके पहले तक वो आम जीवन का कोई ऐसा संदर्भ नहीं होता उसके बाद जिसको वो बिंदु कहे। जब उसको रेखा गणित पढ़ाया जाता है तब उसको बताया जाता है कि बिंदु, रेखा, कोण, त्रिकोण क्या है। इस तरह से वो बिंदु शब्द से पहली बार परिचित होता है। तो कोई भी शब्द जो होता है वो सामान्य अर्थ में भी होता है और किसी साइंस का या आर्ट का टेक्निकल टर्म भी होता है। तो ये एक ऐसा शब्द है बिंदु जो टेक्निकल टर्म से मनुष्य सीखना शुरू कर देता है। सामान्य अर्थ के लिए कुछ भी नहीं रहता है, किसी भी चीज को नहीं बोल सकता है। जबकि वो बोल सकता है कि पानी की एक बूंद जो है वो जल बिंदु है, लेकिन उसको बिंदु शब्द पहली बार उसके जहन में जाता है एक साइंस के कारण, मैथमेटिक्स के कारण, ज्योमेट्री के कारण। तो इसी को वो जानता रहता है। और फिर बाद में जब वो एकेडमिक लाइन में आता है तब भी वो किसी विषय को बताने के लिए बोलता है कि मैं आपको बिंदुवार समझाता हूँ, पॉइंट वाइज। तो पॉइंट और बिंदु इस तरह से वही टेक्निकल टर्म चला आता है। तो होता क्या है कि एक बहुत ही सामान्य सोच है या दृष्टि है, वो ये है कि जैसे ही नाम और रूप आता है तो कुछ छुप जाता है। जैसे शीशे का जो गिलास होता है उसमें पानी भरा होता है, तो वो एक गिलास हम तब कह पा रहे हैं जब एक फॉर्म आया। जैसे मग या टब तो है नहीं, बाल्टी है नहीं, गिलास है तो इसलिए हम लोग गिलास कहते हैं। तो वो जो ग्लास शब्द आया वो उसका नाम हो गया, और जो रूप आया वो ग्लास का एक फॉर्म आया। तो नेम एंड फॉर्म ना हो तो हम लोग की बातचीत ही बंद हो जाए। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ कि एक सामान्य दृष्टि है कि जैसे नेम एंड फॉर्म आता है कुछ छुप जाता है। अब जैसे जो छुप जाता है उसी से वो बना होता है, वो फॉर्म। और फॉर्म भली नष्ट हो जाए, जिस चीज से बना होता है वो नष्ट नहीं होता। जैसे शीशे का गिलास अगर टूट जाए
और उसको हम लोग और स्मैश कर दें, तो चूंकि वो जिस चीज से बना है सिलिका, जिसका कि केमिकल नाम है SiO2, वो नष्ट नहीं होगा, वो हमेशा रहेगा। भले ही उसी से आप दूसरे कोई गिलास बना लें, लेकिन वो छुप जाता है। जब आप हम गिलास देखते हैं या बोलते हैं तो वो छुप जाता है। ठीक उसी तरीके से जब हम लोग बिंदु और उसका अर्थ समझते हैं या बोलते हैं, तो उसका वो अर्थ छुप जाता है जो भारतीय अर्थ है। क्योंकि ये अर्थ जो है, ये ग्रीक ज्योमेट्री का है बिंदु। भारतीय अर्थ क्या है उसके तरफ थोड़ा सा मैंने ध्यान दिलाने की कोशिश की उस आलेख में, कि जब हमारे यहाँ ऐसा कहा गया है कि जो ब्रह्म है, जिसको आम भाषा में लोग ईश्वर समझते हैं, अब भगवान समझते हैं, वो बेचारे बहुत अकेले थे। उनके पास एक साउंड तो था जिसको सिर्फ वो सुन सकते हैं, जिसका नाम है प्राइमोडियल साउंड या अनाहत नाद, जो ऑडिबल नहीं होता है कान से, लेकिन दोनों कानों को बंद करने से वो सुनाई देता है। वैसे ही जैसे आंख से हमें सब कुछ दिखता है, लेकिन आंख बंद करने से तब भीतर की यात्रा शुरू होती है। ये ऐसा बनाया है ये प्रकृति ने हम लोग को, कि बंद करना ज्यादा सुखद है खुलने की अपेक्षा। तो वो अनाहत नाद का अर्थ ही था ब्रह्म या ईश्वर। उनको देखना था कि मैं कैसा दिखता हूँ, तो उन्होंने ये जगत बनाया। जगत जो है उन्हीं का दर्पण है या रिफ्लेक्शन है, ताकि वो देख सके कि मैं कितना सुंदर हूँ। मैं पहाड़ हूँ, समुद्र हूँ, झरना हूँ, झील हूँ, वृक्ष हूँ, फूल हूँ, तितलियां हूँ। इसे ये वही हैं, इसे वो देख नहीं पा रहे। तो ये जब जगत की सृष्टि हुई, तो सबसे पहले पूरे स्पेस में अगर कोई चीज दिखा तो वो था बिंदु। मतलब ये सारा चीज जो था एक डेंस फॉर्म में था, घनीभूत होकर एक बिंदु पर आ गया। जैसे आदमी का बहुत दुख सिर्फ एक आंसू के रूप में बाहर आता है ना, सिर्फ एक बूंद, फिर उसके बाद धारा बहती है। तो वो जब एक बूंद आया आंसू का, ये आंसू की भूमिका में जयशंकर प्रसाद जी ने ये बात लिखी भी है, तो वो बूंद के रूप में पहले वो जगत दिखा, उसको बिंदु शब्द कहा गया। तो जाहिर सी बात ये दर्शन का शब्द हो गया। विशेष रूप से दर्शन का जो एक अलग ब्रांच है, योग और तंत्र, कि उसकी ये शब्दावली है बिंदु। और नाद और बिंदु को लेकर काफी बातें हैं। नाद, बिंदु, कला। पहले नाद, फिर बिंदु, और फिर उसके बहुत सारे फेजेस। जैसे हम लोग चांद की कलाएं देखते हैं, वैसे ही बिंदु की बहुत सारी कलाएं। तो नाद, बिंदु, कला, ये तीन शब्द आए, ये तंत्र की शब्दावली है। अब इसी समय मैंने ये भी वहां लिखते समय भी बताया, अभी भी बता दे रहे हैं, कि हमारे काशी में जो कबीर साहब हुए हैं, वो तंत्र की भाषा में बात करते हैं, और उन्हें बार बार कहा है हम सबको कि कभी भी इस झमेले में मत पड़िएगा कि नाद पहले है कि बिंदु पहले। कुमार गंधर्व भी जितने भी कबीर के भजन गाए, तो ये नाद बिंदु शब्द खूब आया है। तो बिंदु का पहला भारतीय अर्थ ये हुआ, वो भी टेक्निकल, तंत्र का। इसके बाद हमारे यहाँ ज्योमेट्री आई, और हमारे यहाँ अगर त्रिभुज है, वर्ग है, तो बिना बिंदु के तो कोई कोना होगा ही नहीं। त्रिभुज का भी कोई कोना होगा तो वो बिंदु ही होगा, तो बिंदु तो रहेगा। लेकिन बिंदु का पहला अर्थ हमारे यहाँ ये आया, जो ज्योमेट्री का नहीं है। और इंडियन ज्योमेट्री चूंकि रेखा, कोण और इससे नहीं बनी है, वो किसी और से बनी है, हमारे चित्त से बनी है। हमारी जो आकृतियां हैं, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, तो उसमें बिंदु, रेखा, कोण की बात बाद में आती है, पहले कॉन्शियसनेस की बात आती है। वही कॉन्शियसनेस जो पहले दृश्य हुआ बिंदु के रूप में, वही कॉन्शियसनेस जो आकार और इंडियन ज्योमेट्री में तब्दील हुआ। तो एक तो पहला अर्थ ये हुआ। अब इसको जब किसी दूसरी साइंस में या किसी दूसरे संदर्भ में ले जाएंगे, तो उसका अर्थ कुछ और हो जाएगा। तो ये जो बिंदु पहला हमने बताया, ये पूरे कॉस्मोस को, हम सबको एक में बांधे हुए है, जो नाद, बिंदु, कला वाला जो बिंदु है। इसको बहुत अच्छे से भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है कि हम सब इस दुनिया में वो मणियां हैं। मणि होती है ना, बहुत सारी मणियां हैं। सब कुछ, एक वृक्ष, एक पत्ती, एक फूल, एक मैं, आप सब लोग हमारे सुनने वाले,
सब कोई मणियां हैं, इनको जिस धागे में पिरोया गया है वो मुझ में है, श्री कृष्ण कहते हैं। 7.7 में 7वें अध्याय के 7वें पद में ये बात कहते हैं कि सब कुछ संसार में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिस चीज से गुथा हुआ है, जुड़ा हुआ है, जो चीज जोड़ता है, वो पूरा मुझ में है। कितनी अच्छी बात है। यानी हर व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और वो भी ईश्वर के धागे से, ईश्वर के लाइफ से, ईश्वर के प्रेम से जुड़ा हुआ है ना। अब इसी बात को, ये जो आइडिया है, इस इस चीज को हमारे यहाँ गीता से भी बहुत पहले कलाओं का जो ग्रंथ है भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, उसमें कहा गया है। उसमें उन्होंने कैसे राइटिंग करे, ड्रामा कैसे लिखे, उसकी उसको उस पूरे सब्जेक्ट को उन्होंने नाम दिया है इतिवृत्त। और इतिवृत्त को लिखने के लिए, माने वृत्त माने कहानी, कथा, और उसकी पूरी शुरू से अंत, जिसको अंत में हम लोग इतिश्री कहते हैं, खत्म करते हैं वहां तक, माने पूरे कहानी का शुरू से लेकर अंत तक कैसे लिखें कि आपकी कहानी, आपका नाटक, आपकी कविता, आपका गद्य बहुत अच्छा हो जाए। उसके 5 उन्होंने चरण बताए। उसके नाम, उन चरणों को उन्होंने नाम दिया है अर्थ प्रकृति। यानी इतिवृत्त की 5 अर्थ प्रकृतियां होती हैं, यानी मेथड होता है राइटिंग का, लिखने की विधि। तो उसमें है बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति, कार्य। पहले बीज है, फिर बिंदु है, फिर पताका है, फिर प्रकृति है, फिर कार्य है। बीज का मतलब है जो फर्स्ट थॉट आता है कि इस विषय पर चलिए लिखा जाए, चलिए प्रतिक्रिया जो लोग करते हैं उस पर लिखा जाए, जो फर्स्ट थॉट आता है, आइडिया, वो बीज हो गया। और जो मेन कहानी चलती रहती है, जैसे राम और सीता की कहानी रामायण में चल रही है, उसमें कोई कहानी साथ साथ और भी चलती है जो अंत तक जाती है। जैसे फिल्मों में भी हम देखते हैं कि हीरो हीरोइन की कहानी चल रही है, उसमें महमूद अरुणा रानी की कहानी भी साथ साथ चल रही है, और वो आखिर तक जाती है, सब लोग मिल जाते हैं और वीरेन बेचारा अकेले हो जाता है, सब लोग एक हो जाते हैं। तो जो चीज कहानी के साथ एक और आनुषंगिक कहानी साथ में चलती है, जिसको नाट्यशास्त्र की भाषा में प्रासंगिक बोलते हैं, और मुख्य कहानी को आधिकारिक बोलते हैं, अभी हम उसमें नहीं जाए। तो वो जो साथ साथ चलने वाली एक और जो साथ में कहानी होती है, जैसे हनुमान की कहानी राम सीता के साथ जो आखिर तक चलती है, उसको पताका कहते हैं। और जो कहानी मुख्य कहानी से जुड़ती है फिर बीच में ही छूट जाती है, उसको प्रकरी कहते हैं, जो अंत तक नहीं चलती है। जैसे शबरी की कहानी, राम की कहानी चल रही थी, बीच में शबरी की कहानी आई और फिर चली गई, सुग्रीव की कहानी आई और चली गई, इसको प्रकरी कहते हैं। और अंत में बचता है कार्य। कार्य का मतलब होता है कि अंत में क्या हुआ। राम ने रावण को विजयी पाई और सीता को लेकर वो अयोध्या लौटे, ये अंत में क्या रिजल्ट निकला। तो बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति, कारण हमने सब बता दिया। बीज के बाद बिंदु हमने जानबूझ के नहीं बताया, क्योंकि वही आज का विषय, अभी का विषय है, तो उसको मैं बता रहा हूँ। वो बिंदु क्या करती है, जो बिंदु की भूमिका क्या है, जो कहानी शुरू से बीज से लेके कार्य तक चल रही है, वो सारी चीजों को भीतर ही भीतर जोड़े रखती है। जैसे कि सारे मणियों को धागा पूरा जोड़े रखता है, श्री कृष्ण ने अभी गीता में जो कहा, उसी तरह से बिंदु की भूमिका है। वो सबको, सब पूरी कहानी को शुरू से अंत तक जोड़े रखती है। ऐसा नहीं होता है कि राम ने अचानक से सीता को जब देखा तो युधिष्ठिर बीच में आके बोले तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं हुआ ना। जो अचानक से ऐसा नहीं होगा, जिसको अवान्तर कहते हैं, ऐसी चीजें नहीं होंगी। वो चीजों को जोड़े रखते हैं। इसके बाद तो वो हुआ, अब वो वहां जाएंगे, अब उनको हनुमान जी मिले, फिर वहां पर वनवासी जब थे तो उसी समय वो लोग हिरण की आवाज सुनाई दी, सोने का हिरण देखा, है ना। ये जो चलती चली जा रही है, बीच में कोई चीज जोड़े हुए है, उसको कहते हैं बिंदु। तो बिंदु का एक अर्थ वो हुआ, जैसे ये सृष्टि का जो पहला पहला दृश्य, और दूसरा अर्थ उसको कला में इसको से जोड़ा गया। इस तरह से भरत मुनि ने उसको अर्थ दिया कि जो चीज सब चीजों को जोड़े हुए रहती है, चाहे कहानी में, नाट्य लेखन में, किसी भी चीज में। तो कितनी अच्छी बात है। ये भारतीय अर्थ छुप जाता है नाम और रूप के आ जाने से, जब हम रेखा गणितीय बिंदु की बात करते हैं। तो ये मैंने ध्यान दिलाने के लिए एक छोटा सा प्रसंग लिखा था। मित्रों, देखिए, आपको भी लगा होगा ना कि आज मैंने जो बिंदु उठाया, जो विषय उठाया, वो कितना इंटरेस्टिंग था। बिल्कुल हटकर, क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं था कि बिंदु का ये अर्थ भी हो सकता है। एक तो
जो ब्रह्मा जी ने को देखना चाहा और सृष्टि घनीभूत होकर प्रकट हुई, एक बिंदु हो। और बीज बिंदु, पताका, प्रकृति, ये जो उन्होंने बताया, और कार्य, उसमें बिंदु जो है हमारे मित्र गौतम जी ने स्किप किया। और मैं बीच में टोकने वाली थी कि आपने जिस क्रम में बताया बिंदु छोड़ दिया, लेकिन ये इनका एक स्टाइल है जिसको कहना चाहिए, किसी भी बताने वाले विषय को और इंटरेस्टिंग बनाना। तो सचमुच गौतम जी, यू आर आउटस्टैंडिंग। आप आउटस्टैंडिंग हैं हर विषय में, और हर चीजों को बताने में तो आपकी कोई वो है ही नहीं है कॉम्पिटिटर। बहुत अच्छा लगा। आउटस्टैंडिंग तो श्री कृष्ण है, कि जिनमें जिसमें सारी चीजें पिरोई हुई हैं। और देखिए कितना अजीब इत्तेफाक है, कृष्ण का मतलब काला होता है, लेकिन कृष्ण का मतलब होता है एबंडेंट ऑफ जॉय एंड लाइट। जो प्रकाशमान है उसका शाब्दिक अर्थ काला है, तो कृष्ण का शाब्दिक अर्थ में छुप जा रहा है असली अर्थ ना। तो हम लोग जी, को भीतर भी इसीलिए किसी चीज के जाना चाहिए। तो एक्स्ट्रॉर्डनरी तो वही है, एक्सीलेंट वही है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन थोड़ा सा क्या है कि आम जो लोगों में से आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसलिए हैं कि आपने कहा कि जब हम अवेयर हो जाते हैं, हमारे में चेतना जाग जाती है। इसके साथ ही आप अक्सर कहते हैं कि हम सब में ईश्वर हैं, हम उसको या प्रकाश के रूप में, जिनको हम नहीं देख पाते हैं। तो वो आप में चेतना जगी हुई है, और अभी हम लोगों में जगना बाकी है शायद, क्योंकि आप में जग गए इसलिए आप आउटस्टैंडिंग हैं। तो बिल्कुल मित्रों, आपको भी ये लगा ही होगा कि एक अच्छा विषय उठाया था हमने। पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा था कि जानना सबको अच्छा लगेगा। तो आपको कैसा लगा ये मैसेज बॉक्स में लिख के बताइएगा। और आइए, अब धन्यवाद देते हैं अपने मित्र डॉक्टर गौतम चटर्जी को। गौतम जी, इस अंक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये पॉडकास्ट जो है, जो हमें और आपको और सारे श्रोताओं को जुड़े हुए है, वो बिंदु है। आनंद आनंद आनंद।